एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो कि बोर्ड है एमपी बोर्ड, और उसका हम करने वाले हैं मॉडल पेपर हिंदी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिंदी के मॉडल पेपर की, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, किन किन पॉइंट्स को हमें अच्छे से कवर करना है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और यहाँ से हमारा जो पेपर पैटर्न है वो शुरू हो जाता है, और जिसमें दे रखा है अभ्यास हेतु आपका ये नमूना है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। कुछ प्रश्न दे रखे हैं, एमसीक्यूज बेस्ड हैं, जो कि 1 से 5 तक के हैं, वो एमसीक्यूज बेस्ड हैं, जिनके लिए 1 × 30 अंक निर्धारित किया गया है। 6 से 17 तक आपका 2 अंक का है। उसके बाद 18 से 20 आपके 3 अंक के हैं, यानी 30 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, मतलब 1 मार्क्स के होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 2 मार्क्स के होंगे 6 से लेके 17 तक। 18 से 20 तक आपको 3 अंक का मिलेगा, 21 से 23 तक 4 का मिलेगा, और 6 से 23 तक के जो भी होंगे उनमें आपको आंतरिक विकल्प यानी कि चॉइसेस मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 मार्क्स का ये आपका पेपर है। यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन पेपर, यानी 30 क्वेश्चन आपके कैसे होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। एमसीक्यूज बेस्ड भी हो सकते हैं, 1 लाइन के भी हो सकते हैं, राइट रॉन्ग भी हो सकते हैं, बहुत सारे सब हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन भी आ जाएगा, आपका साहित्य भी आ जाएगा, आपका लिटरेचर पार्ट भी आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनना है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। रीतिकाल क्या होता है, जहां पर रीति से रिलेटेड किया गया था, जो कि काव्य का ही एक रूप था। तो रीतिकाल में कितने भाग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 7 हैं। तो राइट आंसर है आपका 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपका 1 नंबर में ऐसा आ जाए कि आपको एक पंक्ति में इसका आंसर देना है, तो वहां पर आप इसको कैसे लिखेंगे, या 2 नंबर में भी अगर आपका यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है कि रीतिकाल के कितने भाग हैं। तो रीतिकाल के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, 3 भाग होते हैं। उसके आधार पर बी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर के पदों में तेल की गागरी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी उद्धव को, ऑप्शन सी गोपियों को, या ऑप्शन डी सुर को। तो तेल की जो गागरी है वो किसे कहा गया है, कि तेल की गगरी जिसको हम अगर पानी में डुबोएं तो भी उसमें पानी का एक भी बूंद नहीं टिकता, ऐसे ही उद्धव जो हैं वो भी क्या है, श्री कृष्ण के प्यार, मतलब श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी उनके प्रेम में नहीं आए हैं। सो यहाँ से ये सारी बातें जो कही गई हैं वो किसे कही गई है, उद्धव को कही गई हैं। सो ऑप्शन ब इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। दोहा कैसा है, तो ये ग्रामर का आ गया आपके पास क्वेश्चन, कि चरणों में निहित दोहा, जो चरण होते हैं डिवाइड होते हैं, उसमें दोहा जो है वो कैसा है, सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, अर्धमात्रिक छंद है, या अर्ध सममात्रिक छंद है। सो राइट आंसर हो जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद है, आधा है और समान समान मात्राएं हैं। सो यहाँ पर अर्ध सममात्रिक छंद हो जाएगा, अर्धमात्रिक नहीं, अर्ध सममात्रिक। ओके, सो ऑप्शन ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। नेताजी का जो चश्मा वाली जो कहानी है उसका मूल भाव, मेन भाव क्या है, शिक्षा का विकास, समाज सुधार, मूर्तिकला का विकास, या फिर देशभक्ति की भावना। तो यहाँ पर जो हमारे जो चश्मे वाले भैया थे, जिनको कैप्टन कहा जाता था, तो उनकी देशभक्ति को देख करके उन्हें कहा गया था कैप्टन, और इसी के आधार पर देशभक्ति की जो भावना है वही सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। सो ऑप्शन द इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, वह धीरे धीरे रोने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसमें क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया विशेषण, सबसे पहले आपको क्रिया विशेषण पता होगा, तभी आप बता पाओगे ये कौन सा वाला टाइप है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए, भाई काम कैसे हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है, उसके बारे में जो नॉलेज दी जाती है वो क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पे रोने कैसे लगा है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पे टाइप पूछा है कि कौन सा वाला टाइप है, तो कालवाचक है। काल में हम टाइम से रिलेटेड बात करते हैं कि भाई कितना हुआ, कैसे हुआ, मतलब कब हुआ उसके बारे में। स्थान में हम कहाँ हुआ उसके बारे में बात करते हैं। रीति में होता है कि कैसे हुआ, और परिणाम में कब हुआ, ऐसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये कैसा है, रीतिवाचक है, यानी काम हुआ कैसे, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सो राइट आंसर इज स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके हम और उनके हम उम्र
चबूतरे पर एक कोने में बना देते थे। क्या बना देते थे? ऑप्शन अ सिनेमा घर, ऑप्शन ब टिकट घर, ऑप्शन स रसोई घर या ऑप्शन डी नाटककार, तो नाटक घर। तो राइट आंसर है ऑप्शन अ सिनेमा घर। ठीक है, तो यहां पर ये 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, जो कि 1 मार्क्स के आपको गिवन होंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 1 into 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करना है। सबसे बेस्ट थिंग है कि आपको ऑप्शंस भी मिले हुए हैं, तो ऑप्शन से आपको बहुत हिंट मिल जाएगी अपने आंसर को निकालने में कि राइट आंसर क्या होगा। अगर ऑप्शन नहीं होगा तो हो सकता है तुमको दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है तो ये बेस्ट थिंग है। फर्स्ट है परशुराम अपना गुरु भगवान डैश को मानते थे। ऑप्शन क्या क्या है? शिव, श्री कृष्ण या फिर विष्णु। तो वो किनको मानते थे? शिव जी को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के धनुष टूटने पर उन्होंने क्रोध जताया था। सो शिव इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को डैश कहते हैं। आश्रय की, ठीक है, आश्रय में जब हम बात करते हैं कि जब कोई चीज हमको सुनाई जाती है, जैसे मान लो कोई भी चीज हुई है, तो उस चीज को बाहर की कुछ चीजें हैं जिन्होंने उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हैं, किसी ने आपको जोक सुनाया, तो जोक सुनाया और जोक सुनाने के बाद आसपास के लोग जो हंसे, उनके हंसने से भी आपको हंसी आ जाती है, तो ये क्या है? बाहरी चेष्टाएं हैं, मतलब बाहर से और फोर्स दिया जा रहा है किसी इमोशन को निकलने में, तो इसको हम कहते हैं कौन सा? विभाव, अनुभाव या आलंबन। राइट आंसर हो जाएगा अनुभाव। ठीक है, अनुभाव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं दृश्य काव्य, खंड काव्य या फिर महाकाव्य। देखो, विस्तृत कलेवर मतलब होता है कि जिसके बारे में डिटेल में किसी के बारे में बात की जा रही है, किसी व्यक्ति की, किसी कलेवर मीन्स होता है किसी की शरीर की, किसी पर्सनली किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी एक चीज के बारे में जब हम बहुत ज्यादा डिटेल में बताते हैं तो वो हो जाता है हमारा कैसा? महाकाव्य। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां डैश तक चलती थी। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आपने बुक को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पर बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां यानी कि सुबह जो चलते थे, मतलब घूमते थे, प्रभातियां करते थे, तो वो कार्तिक मास से करते थे। तो यहां पर हमको ये वाला आंसर सही लगेगा, लेकिन अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स को ध्यान से देखा तो क्या दे रखा है? प्रभातियां तक चलती थी। भाई कब तक चलती थी? तो वो चलती थी कार्तिक मास से फाल्गुन मास तक। तो यहां से राइट आंसर जो है आपका फाल्गुन मास आएगा। लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा दे रखा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब से शुरू हुई थी, कब से शुरू होती थी, तब आप कार्तिक मास लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे तक चलती हैं तो कब तक चलती हैं? कार्तिक से लेके फाल्गुन मास तक चलती हैं। सो तक चलती है के आधार पर हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? फाल्गुन मास लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डैश वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। सामान्य मतलब सिंपल, कोई काम हुआ है उसके बारे में जब हमको सूचना मिलती है तो वो कैसा होता है? विधानवाचक होता है, निषेधवाचक होता है या फिर इच्छावाचक होता है। तो देखो, निदेश मतलब जहां पे किसी चीज का नेगेटिव सेंस हो, तो यहाँ पे नेगेटिव तो दे ही नहीं रखा है। इच्छा जिसमें किसी की इच्छा बताई जा रही है कि आप भगवान करे आप ऐसा हो वैसा हो, तो ये भी नहीं है। तो सिंपल, जब हम कोई काम सिंपल हो रहा होता है उसको हम कहते हैं विधानवाचक। ठीक है, सो राइट आंसर इज विधानवाचक। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ डैश की तरह चमक रहे थे। जो कटाव में बर्फ थे उसके पहाड़ जो हैं वो किस तरह चमक रहे थे? चांदी, सोने या मोती की तरह। राइट आंसर हो जाएगा चांदी की तरह। ठीक है, तो ये भी आपके कितने हैं? 1 into 6 यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है क्योंकि आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो आपको क्वेश्चन देखना है और अब जब आप आंसर शीट में जब अपना आंसर लिखोगे ना तो उस समय ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या बोला है? सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो आप जब इनको देखोगे और जब आप अपने नोटबुक में आंसर लिखोगे तो नोटबुक में आंसर लिखते समय आप क्या करना, जैसे मान लो ये आपकी आंसर शीट है, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे कौन सा है? उत्तर नंबर 3, तो ये आप लिखना, ये पूरा क्वेश्चन सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो आप जो भी 1 नंबर डालोगे, ठीक है, जैसे आपने उत्साह लिखा तो उत्साह के आगे सही जोड़ी क्या है उत्साह की, वो यहाँ लिखनी है आपको।
ठीक है, ऐसे करना। आप मैच यूं मत कर देना या नंबर मत डाल देना, आप इस तरह से करना। इस तरह से करने से क्या होगा, राइट आंसर जल्दी जल्दी चेक हो जाएंगे और इजीली भी हो जाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है उत्साह कविता, नेक्स्ट है मानवीय क्रियाओं का आरोप, थर्ड है रिपोर्टाज की भाषा, फोर्थ है सफेद पोश, फिफ्थ है जो कम बोलता है, और सिक्स्थ है अगे। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े ज्यादा दे रखे हैं, तार सप्तक, वाचाल, सज्जन व्यक्ति, एक आह्वान गीत, मानवीय कर्ण अलंकार, भद्र व्यक्ति, फ्रेंच और मितभाषी। तो देखो उत्साह कविता कैसी है, उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैं अभी यहाँ पे मैच कर देती हूँ, आपको वैसे करना है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। या मैं इसका राइट आंसर यहाँ भी लिख देती हूँ ब्रैकेट में कि इसका राइट आंसर क्या है, घ है। मैच ना करके मैं इसका आंसर ही लिख देती हूँ। ओके, सो यहाँ हो जाएगा घ। नेक्स्ट है मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीय क्रियाओं का आरोप क्या है, मानवीय कर्ण अलंकार होता है। सो राइट आंसर इज ण। रिपोर्टाज की भाषा कैसी होती है, भाषा से रिलेटेड आपको फ्रेंच दिख ही रहा है तो ये लिख देना, या फिर इसका ऑप्शन क्या है, छ। नेक्स्ट है सफेद पोश, सफेद पोश कौन होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है। सो ग इज द राइट आंसर। जो कम बोलता है, जो कम बोलता है वो कैसा होता है, मितभाषी होता है, ये रहा ज। अगे कौन थे, अगे तार सप्तक के, ठीक है, प्रयोगवाद में थे तो क आ जाएगा। सो इस तरह से आपको ये करना है, और आप जब इसको नोटबुक में लिखोगे तो उत्साह कविता लिख करके डैश लगा करके इसका सही आंसर घ लिखना, और घ के साथ साथ जो इसका घ है ना वो भी लिख देना, एक आह्वान गीत। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस में जिसके आंसर बिल्कुल यहीं पर ही उतारने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी के आंसर्स मैं भी आपको बाद में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है इनको देख लेते हैं। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो कौन सा समास है वो, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि वहां पर पहला पद प्रधान और अव्यय होता है। सो इसका आंसर लिख देते हैं यहीं पर ही, अव्ययी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, अपना हाथ जगन्नाथ मतलब कि हमारा हाथ ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे दिखाते हैं कि अपना काम खुद से ही कर लेना, ठीक है। तो अपना काम ठीक है। नेक्स्ट इन बाकी के आंसर जो हैं हम आगे देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट आंसर क्या दे रखा है, यह फसल कविता की फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, तो यह कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाव वाले की कि उसके कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है। उद्दीपन मतलब उस विभाव को जगाने वाले जो भाव होते हैं उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन जो कि था शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है, ठीक है। तो ये आनंद कानन हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट था भोला के जो पापा हैं, भोलानाथ के पापा जो हैं वो उसको क्या सान कर खिलाते थे, तो भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल यानी कि एक प्रकार की धातु जो है उसमें एक कटोरे में गोरस, दूध और भात सान करके खिलाते थे, ठीक है। तो ये है प्रश्न नंबर 6 का आंसर। ये सभी 1-1 लाइन के थे, मतलब 1-1 लाइन में आपको कंप्लीट करने थे। सो यहाँ से ये 6 भी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जहां पर आपको राइट और रॉन्ग बताना है, यानी कि सत्य और असत्य बताना है। ये भी आपके 6 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर पहला दे रखा है मुख्य गायक की आवाज भारी व गंभीर होती है, क्या ये लाइन सही है, तो सबसे पहले तो आपको सोचना होगा कि यार ये कहाँ से आया था, तो ये है हमारी संगतकार जो कविता है वहां से है, जहां पर ये बता रहे हैं कि मुख्य गायक जो होता है उसकी आवाज बहुत भारी और गंभीर होती है, फिर उसका साथ देने के लिए पीछे कौन होते हैं, संगतकार होते हैं। तो ये राइट बिल्कुल सही है, तो यहां लिख देते हैं सत्य। नेक्स्ट है दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, वर्ण वाले हैं, नहीं ये तो मात्रिक छंद है। अभी अभी हमने दोहा के लिए सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद कहा था, सो ये असत्य है।
नेक्स्ट है मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि एक अविभाज्य वस्तु है, मतलब इसको बांट नहीं सकते हैं। फोर्थ है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हाँ, दो वर्णों का मेल होता है उसी को हम संधि कहते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। बट वैसे अगर इसकी लाइन अगर सही देनी चाहिए थी, वो देनी चाहिए थी दो वर्णों के मेल से उनमें उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तब ये बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पर भी ये ठीक ही है क्योंकि दो वर्ण की बात कर रहे हैं। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो रंगीन पताकाएं जो है वो शांति और अहिंसा के लिए नहीं थी, वो कभी कुछ अच्छा होता था उसके लिए बात करते थे। जो सफेद पताकाएं होती थी उनके लिए बात की जाती थी कि हाँ सफेद पताकाएं जो है वो शांति के लिए होती हैं। तो यहाँ पर रंगीन पताका देकर के इन्होंने इसे क्या प्रूव कर दिया है कि ये तो क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, तो इस तरह से 6 मार्क्स में आपको राइट रॉन्ग ट्रू फॉल्स पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहां से शुरू होते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पर आपको चॉइसेस मिलेंगी, यानी विकल्प मिलेंगे, दोनों में से कोई भी आपको एक चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, और रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम भी बताना है। तो एक तो बताना है कि श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, और उसके बाद आपको किसी भी एक कवि का नाम भी बताना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है नई कविता में कोई 2 विशेषताएं बताइए। अब अगर आपने पेपर को थोड़ा सा ध्यान से देखा तो आपको यहाँ पर ग्रामर तो मिल ही रहा है, बट साथ ही साथ आपको साहित्य से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो इसलिए आपको साहित्य वाली चीजें भी अपनी तरफ से तैयार करके जानी है। सो नई कविता में कोई 2 विशेषताएं लिखिए, उनको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास और नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, उनकी 2 रचनाएं और 2 कलाएं। तो या तो तुलसीदास ले लो या फिर नागार्जुन ले लो, दोनों में से किसी एक का लेना है, और उनके लेने के साथ साथ उनके 2 बिंदु आपको लिखने हैं। मतलब तुलसीदास अगर लिख रहे हो तो उनकी 2 रचनाएं लिखनी है और कला पक्ष लिखना है। और ऐसे अगर या तो अगर तुलसीदास ना लिख करके नागार्जुन लिख रहे हो तो नागार्जुन की 2 रचनाएं और 2 कला पक्ष लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। और दूसरा क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं बताइए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ हम आंसर्स देखेंगे। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है कि बाकी ऋतुओं से भिन्न हो जाता है, या तो ये क्वेश्चन करना है, या फिर कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या होती है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, फिर आपके पास आता है खंड काव्य की कोई 2 विशेषताएं बतानी है, या फिर स्थायी भाव और संचारी भाव में 2 अंतर बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या फिर अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मीन्स कि आपको यहाँ पर परिभाषाएं अच्छे से करनी है। अगर आपका जैसे चौपाई, जो भी आपने अगर छंद या रस या जो भी आप पढ़ रहे हैं अलंकार, तो वहां पर आपको परिभाषा भी पढ़नी है, अच्छे से लर्न करनी है, उसका कोई ना कोई एक उदाहरण भी अच्छे से लर्न करके रखना है, क्योंकि आपको देखा जाए तो क्वेश्चन इसी तरह से मिल रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध रचना का नाम लिखना है। नेक्स्ट है कहानी एवं उपन्यास के कोई 2 अंतर लिखने हैं। उसके बाद आता है स्वयं प्रकाश और मनु भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार। या तो स्वयं प्रकाश का लिखना है, उनकी 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखनी है, या फिर मनु भंडारी की 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखनी है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको बेसिकली ये करना है कि आपको किन्हीं 3 लेखक के अच्छे से बिल्कुल उनका कवि परिचय, उनकी जीवन शैली, उनकी भाषा शैली, उनका साहित्यिक सब कुछ आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। 3 लेखक के, 3 कवि के। अगर आप देखोगे तो लेखक में आप मनु भंडारी, स्वयं प्रकाश जी जो हैं उनके बारे में अच्छे से कर सकते हो, और कवि में अगर बात करें तो तुलसीदास और सूरदास जो हैं उनके बारे में आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये हम क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, दूसरा है बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, वो आपको बतानी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। और इसी का जो आपका ऑप्शन में मिलता है वो है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कैसे कहा जा सकता है, मतलब एक संस्कृत व्यक्ति कैसा हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। सभी 2 मार्क्स में क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, तो उसके 2 ऑप्शन थे, हम दोनों ही देख लेते हैं।
सबसे पहले दे रखा है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों की रचना में क्या था, श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। मतलब वहां पे श्रृंगार, उनकी ब्यूटीनेस, उनके सौंदर्य के बारे में बात की गई है, इसलिए उसको श्रृंगार काल कहा गया है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित कवि थे और इसीलिए उन्हें अपने राजाओं, मतलब वो दरबारों में रहते थे, दरबारों के राजाओं के साथ उनका मतलब वहीं पर ही वो परफॉर्मेंस देते थे। तो अब उन राजाओं को खुश करने के लिए वो राजा की तारीफ किया करते थे, तो इस वजह से भी शायद वो श्रृंगार काल के बारे में कहा जा रहा है उनको, कि वो अपने राजाओं को क्या करते थे, गुणगान करते थे और श्रृंगार प्रधान कविता की रचना करनी पड़ती थी, इसीलिए उसे श्रृंगार काल कहा गया है। और इस समय में हमको सिर्फ एक कवि बोला है, हमने कुछ कवि देख लिए हैं। कौन कौन से कवि हैं? केशव, चिंतामणि, देव, बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर, ये सभी क्या है, कुछ कवि हैं जो रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसको देख लेते हैं। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, ये क्या है? ये नई कविता की 2 विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या है, ये पॉइंट है फर्स्ट, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई थी इन नई कविताओं में। दूसरा है प्रयोगों में नवीनता, इसमें क्या हुआ था, नए नए भावों में, नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया था, मतलब नए नए भावों को नए नए तरीकों से दिखाया गया था, इसीलिए ये नई कविताएं जो थी कुछ स्पेशल थी, बाकी कविताओं से अलग थी। ठीक है, तो ये 2 इसकी विशेषताएं हैं, आपको दोनों में से कोई एक करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन था, तो 2 रचनाएं बतानी है तुलसीदास की। तो रामचरितमानस जो कि एक महाकाव्य है और दूसरा है कवितावली। दूसरा इसका क्या बोला है, आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है। ओके, तो दूसरा है कला पक्ष। तो कला पक्ष में आप बता दीजिए क्या क्या था। भाई भाषा जो थी वो संस्कृत में महापंडित विद्वान थे, आपने अपनी रचनाओं में मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तो ये भाषा से रिलेटेड था। और क्या क्या था भाषा कला में, छंद और अलंकार, दोहा, चौपाई, कवित छंद में रामचरितमानस की रचना की गई है, तो ये इसका दूसरा पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 6 देख लिया, 7 देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में भी आपको 2 चॉइसेस थी, दोनों ही हम देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि गोपियों के बारे में था। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने को कही है जिनका मन कैसा है, चंचल है, जो इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो क्या है, कृष्ण के अनन्य प्रेम में ही एकाग्र है। और इस प्रकार योग साधना का उपदेश उन्होंने क्या कहा है कि हमारे लिए तो क्या है, निरर्थक है, क्योंकि हम ये योग जो है हमको मत दो, क्योंकि हमने तो जिसमें एक बार मन लगा लिया हम उसी में ही है, हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन क्या है, स्थिर नहीं होता है, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहता है। इसीलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन जो था जिसमें राम जी के बारे में आपको बताना है, तो राम जी कैसे थे, राम जी बहुत ही शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर भी राम जो है वो विनम्रता का साथ देते हैं और कहते हैं धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का भी प्रयास करते हैं और अंत में आंखों से संकेत करके वो लक्ष्मण को शांत रहने का भी संकेत देते हैं। तो इस तरह से दिखता है वो बहुत ही शांत और धैर्यवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो 2 मार्क्स में तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 लाइंस में आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फाल्गुन मास के बारे में बात की गई। तो फाल्गुन में वर्षा होती है, बारिश की बूंदें जो है वातावरण को स्वच्छ बना देती हैं। पूरा वातावरण कैसा होता है, सुंदर प्रतीत होता है, आसमान अत्यंत साफ सुथरा लगता है, प्रकृति में चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है, वातावरण शीतल और शांत हो जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण जो है फाल्गुन का मौसम जो है वो अन्य सभी ऋतुओं से क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो फाल्गुन मास में जो जो विशेषताएं होती हैं आप अपने मन से भी डाल सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें, हवा की थिरकन और मानव परिश्रम के संतुलित संयोग से उपजती है। इसमें सभी नदियों के जल का जादू समाया हुआ है, सभी प्रकार की मिट्टियों के गुणधर्म जो है वो इसमें निहित है, सूरज की धूप, हवा के झोंकों का प्रभाव भी इसमें समाया हुआ है। इन सबके योगदान के साथ ही किसान और मजदूरों का भी परिश्रम जो है वो जुड़ा है, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसान और मजदूर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबके सम्मिलित योगदान का प्रतिफल ही क्या है, फसल है। तो फसल जो है वो फसल जो मिट्टी, पानी, इन सबका तो मिश्रण है ही है, लेकिन किसान और मजदूरों के जो परिश्रम है उनका भी प्रतिफल क्या है, फसल है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो आई थिंक खंड काव्य के बारे में था ना, और दूसरा था स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इसमें है प्रश्न जो फर्स्ट था उनमें से कोई एक, आपको दोनों में से कोई एक करना है। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या है, इसकी भाषा शैली सरल व प्रभावपूर्ण होती है। खंड काव्य में क्या क्या होता है, मतलब उसके बारे में बताना है। तो खंड काव्य में एक तो भाषा सरल होती है, ठीक है। जीवन में क्या होता है, किसी एक भाग या किसी एक घटना या किसी एक चरित्र का वर्णन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपको वन लाइन में भी मिल सकता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिल सकता है, कि जहां पर किसी एक भाग या एक घटना का वर्णन किया गया होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम खंड काव्य कहते हैं। महाकाव्य में क्या होता है, पूरा मतलब एक व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया होता है। यह अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है। खंड काव्य में क्या होता है, अपने आप में ये पूर्ण रचना होती है। तो आपको खंड काव्य अच्छे से करके जाना है, क्योंकि खंड काव्य, इनसे महाकाव्य, काव्य के बारे में बेसिकली आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि काव्य क्या क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, 2-3 हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्थायी भाव 7 होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? रति, उत्साह, शोक, हास, विस्मय और भय, जुगुप्स और क्रोध और संचारी रस, और वस्तु या विचार का नेतृत्व करते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। तो देखो स्थायी भाव कहाँ तक है, यहाँ तक है, जबकि वस्तु या विचार का नेतृत्व करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। अब संचारी भाव वे होते हैं जो वाक्य समय भाव प्रकट होते हैं, ये जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, और स्थायी भाव जो होते हैं, भाव पूरे पैराग्राफ का निष्कर्ष भाव होते हैं। देखो यहाँ पर आपको कैसे करना है, जैसे आप अगर किसी में अंतर लिख रहे हो ना, तो इस तरह से ना लिख करके आप कैसे लिखना, इस तरह से लिखना। एक जगह पर आप स्थायी भाव लिख देना, एक जगह आप संचारी भाव लिख देना। एक मिनट, ठीक है। अब आपको 2 अंतर लिखने ना, तो पहला अंतर लिखना, फिर जो भी लिखोगे अंतर, फिर एक लाइन छोड़ के उसमें दूसरा अंतर लिखना। इससे क्या होता है, दोनों अंतर समझ में आ गए। भाई स्थायी भाव में 7 होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, पूरा नेतृत्व कर करके हमको भाव मिलता है। संचारी भाव में क्या होता है, जो भाव हमको वाक्य में दिखता है हर बार क्या होता है, चेंज होता है, जबकि जो स्थायी भाव होता है वो पूरे पैराग्राफ में एक ही भाव जो है वो कंटिन्यूसली चलता है। जैसे मान लो मैं आपको इसको उदाहरण समझाती हूँ। जैसे आपका टोटल जो है, आपकी किसी ने आपको कोई बात बताई, तो पूरी बात बताई, वो बात कैसी थी, बहुत ही दुख वाली थी, ठीक है, बहुत ही दुख वाली थी। लेकिन अब वो दुख वाली बात है जो कंटिन्यूसली आपको किसी ने कोई बात बताई, उसमें थोड़ा सा मतलब आपको दुख ही दिखा है, बेसिकली पूरा भाव जो है वो दुख वाला है। किसी ने अपने साथ कुछ घटना घट गई थी, उसके बारे में बताया, तो आपको वो दुख दिखा। लेकिन जब उसने वो पूरी घटना बताई, तो उस घटना में बहुत छोटे छोटे भाव अलग अलग आए होंगे। कैसे कैसे भाव आए होंगे, उस घटना में उसने कुछ खोया होगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा दुख हुआ होगा। कुछ चीज़ों में उसने दिखाया होगा कि है ना, एकदम से वो विस्मय हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, तो वो दिखाया होगा, तो वो थोड़ा अलग भाव हुआ। तो जब एक घटना में एक साथ बहुत सारे भाव, छोटे छोटे भाव जो हैं, जो इंस्टेंटली चेंज होते रहते हैं, उनको हम कहते हैं कौन से वाले, संचारी भाव। मतलब कि वो संचरण करते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। लेकिन स्थायी भाव बेसिकली जो उसका मेन भाव है, जो आपको सुनने को मिला है, वो कैसा है, वो वाला है हमारा मेन स्थायी भाव, ठीक है। तो ये हमने कर भी रखे हैं अच्छे से, इनको अच्छे से कर रखा है रस वाले चैप्टर में, तो आप वहाँ से इसको और डिटेल में समझ सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। चौपाई में 4 चरण होते हैं, मतलब परिभाषा पूछी ना कि चौपाई की परिभाषा बतानी है और एक उदाहरण देना है। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण और तगण का नहीं होना चाहिए। अंतिम 2 वर्ण गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। अंतिम 2 वर्ण यानी कि जैसे एक शब्द है तो उसके लास्ट के 2 वर्ण जो हैं वो क्या होने चाहिए, गुरु लघु नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक उदाहरण है, बिनु पग चले सुन बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। नेक्स्ट है आपका अलंकार। तो अलंकार में क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा पूछिए। तो जब किसी वस्तु, व्यक्ति या आदि का वर्णन हम बहुत बढ़ा चढ़ा के, यानी कि फेकू टाइप का अलंकार है ना, कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति की बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब हम तारीफ करके उसको बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं।
इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, मतलब ऐसे तथ्य बोले जाते हैं जो मुमकिन ही नहीं होते हैं। उदाहरण क्या है, ये रहा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये हमने उदाहरण कर भी रखा है कि पूंछ में तो आग पूरी नहीं लग पाई, लेकिन उस पूंछ से उसने पूरी लंका को जला दिया। तो ये बात तो ना हजम होने वाली बात है ना भाई, पूरी लंका जल जाएगी लेकिन पूंछ नहीं जली, ये तो बहुत इम्पॉसिबल वाली बात है। सो ये वही है, अतिशयोक्ति अलंकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है, शुक्ल जी के निबंध में हृदय और बुद्धि का संतुलित समन्वय है। चिंतामणि में संकलित निबंध दो प्रकार के होते हैं। निबंध के बारे में बताया भाई, शुक्ल जी जो है उनका निबंध जो है वो किस तरह था, तो वो निबंध के बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छा समन्वय था उनका निबंध से रिलेटेड। और वो दो प्रकार के निबंध जो है, भाव और मनोविकार संबंधी निबंध तथा समीक्षात्मक निबंध जो है उनको लिखा करते थे। शुक्ल जी अपने विचारों को इस कुशलता के साथ व्यक्त करते थे कि पाठकों को उनके निष्कर्षों से सहमत होना ही पड़ता था। परिष्कृत प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने के साथ साथ उनका शब्द चयन, वाक्य विन्यास और सादृश्य विन्यास बहुत ही ज्यादा अनुपम था। मतलब वो जो चीजें लिखते थे, जो वाक्य लिखते थे, वो बिल्कुल ऐसा लगता था सादृश्य, मतलब कि बिल्कुल सामने घटित हुआ है, ऐसा हुआ है, इस तरह की रचना वो किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में क्या होता है, समग्र। ये कहानी और उपन्यास वाला क्वेश्चन है। यस, ये रहा, कहानी और उपन्यास में दो अंतर बताने। ओके, सो कहानी में वेट अ मिनट, आप इसको भी इसी तरह से करना, यहां लिख देना कहानी, यहां लिख देना उपन्यास, फिर आप इसको लिखना, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट डालना, फिर सेकंड नंबर पॉइंट डालना। तो कहानी में ये वाला लिखना, कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में पूरे मानव जीवन का संपूर्ण चित्र जो है वो दिया होता है। कहानी एक ही घटना के इर्द गिर्द घूमती, मतलब एक ही कहानी होती है, उसको बताते हैं। उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ छोटी छोटी और भी गौण और प्रासंगिक कथाएं जो होती हैं वो भी हमको मिलती हैं। सो नॉवेल और स्टोरी के बारे में बताते, तो भाई स्टोरी क्या होती है, किसी एक घटना जो होती है उसके बारे में बताते हैं। नॉवेल में क्या होता है, उस व्यक्ति के जीवन में जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वो सारी ही उसके अंदर होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, स्वयं प्रकाश जी के बारे में बोला है ना, और उनकी भाषा शैली बतानी है और उनकी दो रचनाएं बतानी है। तो भाषा शैली क्या है, स्वयं प्रकाश ने अपनी रचनाओं के लिए सरल और सहज और भावानुकूल भाषा को अपनाया है। भाषा में तो आप ये लाइन तो सब में डाल देना, ठीक है, सरल सहज इस तरह की बातें तो डाल ही देना। उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचनाओं की और तत्सम तद्भव देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। फिर भी वे शब्द जो हैं वो स्वाभाविक बनने पड़ते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये अंडरस्टूड है। लेते वो सारे शब्द ऐसे थे, तत्सम तद्भव सब टाइप के शब्द लेते थे, लेकिन वो समझ आने वाले इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन तो आप सब में डाल देना, सरल सहज भावानुकूल इस तरह की भले सब में डाल देना, बट हाँ कुछ लाइनें जो हैं वो आपकी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सब में भाषा चलिए एक जैसी लगा दोगे। नेक्स्ट स्वयं प्रकाश की दो रचनाएं जो हैं वो देखो, जलते जहाज पर और दूसरा है उत्तर जीवन की कथा। नेक्स्ट बात करते हैं मनु भंडारी। तो मनु भंडारी की भाषा शैली कैसी है, वही सरल सहज स्वाभाविक और भावाभिव्यक्त में सक्षम है, और उनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ लोक प्रचलित उर्दू, अंग्रेजी, देशी शब्दों की भी बहुलता दिखाई जाती है। उन्होंने वर्णात्मक शैली के अतिरिक्त समास और संवाद शैली का भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कर भरी हुई थी, और वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे, और नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर वो देश के प्रति जो है अपना अगाध श्रद्धा जो है वो प्रकट करते थे। देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना और उनके हृदय में इस तरह से सेनानियों के लिए जो सम्मान था वो फौजियों से कम नहीं था, और इन सब चीज़ों को देख करके लोग उन्हें क्या कहते थे, कैप्टन कहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत जी जो हैं वो क्या करते हैं, तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त ना करके क्या किया, आनंद की अनुभूति की, क्योंकि उनका मानना क्या था कि इस संसार में ईश्वर की इच्छा ही क्या होती है, सर्वोपरि होती है। उन्होंने अपने पुत्र के शव को एक सफेद चादर से ढक दिया और उस पर कुछ क्या कर दिए थे, फूल बिखेर दिए और एक दीपक उसके सिरहाने पर जला दिया। वे उसके सामने जमीन पर आसन लगाकर बैठ गए और तल्लीन होकर के क्या करने लगे, गीत गाने लगे।
इसके साथ ही उन्होंने अपनी विलाप जो है करती हुई पतोहू जो है उसको भी कहा कि ये तो उत्सव मनाने का समय है, तो तुम्हें इस तरह से रोना नहीं चाहिए। और ये बात कह करके उन्होंने इस तरह से अपनी जो पुत्र थे उनकी मृत्यु को मतलब किस तरह से दिखाया वो इसमें दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पारंपरिक अवधि लोकगीतों और चेती की शहनाई का बार बार मिलता है। मतलब शहनाई के लिए क्यों मंगल ध्वनि क्यों कहा गया है? तो शहनाई को लोग क्या करते हैं, मंगल जो जब कुछ कार्य मंगल होते हैं उस समय पर शहनाई को बजाया जाता है। तो मंगल ध्वनियों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र शहनाई होता है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। मतलब ऐसा स्थान रखते हैं जैसा कि दूसरा कोई और नहीं हो सकता। इसी कारण से उनको शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर इसी का 15 है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कौन है? तो संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है, अर्थात जिससे जो अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज को दिखाता है, किसी नई चीज का आविष्कार करता है, किसी नई चीज का को प्रस्तुत करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। यानी जो अपने बुद्धि से विवेक से सोच समझ करके एक नई चीज को आपके सामने दिखाए वो होता है संस्कृत व्यक्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ से कुछ अलग क्वेश्चन है, मतलब इनमें कुछ मेरे को दिखाने हैं यहीं पे लिख करके, तो इसलिए हम इसको फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये भी 2-2 मार्क्स के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है, यहाँ पर भी आपको चॉइस दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो ये वाक्यांश है, इसमें आपको एक शब्द देना है, या ये करो या फिर मुहावरे का अर्थ देते हुए वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो इसमें मुहावरे का आपको पहले अर्थ बताना है, उसके बाद उसमें वाक्य प्रयोग करना। तो यहाँ पे मुहावरे लोकोक्ति कुछ भी मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 भाषाएं बोलने वाला, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ वाक्यांश लिखना है, बट यहाँ पर आपको अर्थ के साथ साथ वाक्य प्रयोग भी करना है। तो जहाँ ज़्यादा लिखना होता है वहाँ थोड़ा सा हम वो भी हो जाते हैं कि यार कितना लिखें, मात्राओं की मिस्टेक भी हो सकती है। बट यहाँ पर आपको, लेकिन ये वाला सटीक बिल्कुल आपको आता हो तो आपको लिखना है, अदरवाइज आप इसको लेंगे। मुहावरे तो हम इजीली कर भी लेते हैं और वाक्य प्रयोग भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो 2 भाषाएं बोलने वाला, 2 भाषा बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, द्विभाषी। जो बहुत ज्यादा भाषा बोलता है उसे बहुभाषी कहते हैं। तो जो 2 भाषा बोलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, द्विभाषी। ओके, नेक्स्ट क्या है, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसको वर्णन नहीं कर सकते, जिसका वर्णन किया जा सके वो वर्णनीय होता है, जिसका वर्णन ना किया जा सके वो अवर्णनीय होता है। तो अवर्णनीय। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा इसकी चॉइस में जो है इसको देख लेते हैं। खून पसीना एक करना मीन्स बहुत मेहनत करना। ठीक है, नेक्स्ट है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भर देना मतलब बहुत कम में बहुत बड़ी बात कह देना, या फिर कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ठीक है, अब इनका वाक्य प्रयोग अगर हम बात करें तो खून पसीना एक करना, इसके लिए आप वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हो कि सुरेश ने खून पसीना एक करके इस मकान को खड़ा किया है। तो ये हो जाएगा इसका, है ना। ऐसे बहुत सारे आप खून पसीना एक करके आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है, किसी का भी नाम लेकर आप बोल सकते हो। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरना, ये हमारे एक सर थे, वो ऐसे बोलते थे, थोड़ा अलग टोन में बोलते थे, तो वो ऐसे बोलते गागड़ में शागड़ ऐसे बोलते थे, गागड़ में शागड़ ऐसे बोलते थे। तो वहाँ से मेरे को याद आ रहा है, तो उन्होंने गागर में सागर मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। तो आप इसके लिए बोल सकते हो स्कूल से रिलेटेड कि आज प्रधानाचार्य जी ने जो बात कही मानो गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, तो या आज के वचन सुन करके, या गुरु जी के, या किसी के भी बारे में से बोल सकते हो भी कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। थोड़ा सा टेढ़ा चला गया है बट इट्स ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। मतलब बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे दिखा सकते हैं, उसको आपको बताना है। दूसरा है गंतव्य को
मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो भाई मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनको लोग काट करके उसको हमारे लिए बनवाते हैं, वहाँ से हम चलने या चल सकें। तो वहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं वो बहुत मेहनत करती हैं, वहाँ के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। सो यहाँ के इसके आंसर्स हम आगे देख लेते हैं। तो देखो 17 का फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका आंसर देख लेते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त इस तरह से कर सकते हैं, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके वो अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घूमने ले जाने या अपने साथ खेलने को कहकर। माता पिता के साथ नए प्रकार के खेल खेलना। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। ठीक है, वे माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार भी करते हैं ना, मम्मा प्लीज़ दिला दो प्लीज़ 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 प्लीज़। जब बोलते हैं हाँ ठीक है तो वो आते हैं, हक करते हैं, किस करते हैं। तो ये सब एक प्यार दिखाने का ही तरीका है ना। माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम करके अपने माता पिता के प्रति अपना प्यार दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गंगटोक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के जो निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में जो बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, उसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों के जो रास्ते उनको काट करके बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी हुई टोकरियाँ होती हैं, उनमें बच्चे बंधे हुए होते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियाँ जो है बॉक पहने हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ जो है वो काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद ही कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी क्या कर रखा है, इस शहर को हर पल जो है वो खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं और इसीलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आ जाता है आपका लिटरेचर, जहाँ पर आपको व्याख्या करने से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक करना है। निम्नलिखित काव्यांश का आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ध्यान से देखना, संदर्भ प्रसंग प्लस भावार्थ। तो आपको संदर्भ करना है, प्रसंग भी लिखना है, भावार्थ भी लिखना है। अच्छा जी, संदर्भ ससंदर्भ में क्या अंतर है? तो देखो, जब ससंदर्भ आए इसका मतलब है आपको ससंदर्भ में संदर्भ भी लिखना है, मतलब पाठ कहाँ से आया, किसने लिखा वो बताना है, प्लस प्रसंग भी लिखना है कि ये प्रसंग मतलब कि इस वाले बेसिकली यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, तो वो भी लिखना है। अगर यहाँ पर सिर्फ ससंदर्भ आता तो आप ससंदर्भ लिख करके सभी चीज उसके अंदर ही डाल देते, लेकिन यहाँ पे संदर्भ अलग है, प्रसंग अलग है, भावार्थ अलग है, तो आपको तीनों ही अलग अलग करने हैं। यानी कि संदर्भ में आप चैप्टर कहाँ से है, कौन से इसके कवि लेखक हैं वो बताना है। फिर उसके बाद आप जो प्रसंग है उसमें आप प्रसंग बताएंगे कि बेसिकली इसमें किसके बारे में बताया गया है वो बताएंगे, फिर आप इसका भावार्थ करेंगे। ठीक है, चलिए तो वो देख लेते हैं। उद्धव वाला जो चैप्टर उद्धव वाला है उसको देखेंगे, और दूसरा जो है मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी, ये अपनी इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए बात करें तो ये क्या है, प्रस्तुत पद जो है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ पद से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, सूरदास हैं। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद में गोपियां जो है उद्धव को व्यंग के माध्यम से ये जताना चाह रही हैं कि तुमने कभी प्रेम किया नहीं है, इसलिए तुम हमारे प्रेम की अनुभूति नहीं कर सकते हो। क्या कहती है, गोपियां जो है उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो कि तुम अभी तक प्रेम के बंधन में बंधे नहीं हो और उससे अछूते हो। तात्पर्य यह है कि तुम बड़े अभागे हो, मतलब वो क्या कहना चाहती, एक्चुअल में वो उसको व्यंग करते हुए कह रही है कि तुम बहुत ही अभागे हो जो तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हो पाया है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उस पर पानी का दाग जरा भी नहीं लगता है, जैसे जल में तेल से भरी जो गगरी है रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती है, उसी प्रकार से जो है कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम क्या हो, प्रेम से अछूते रहे हो। तो ये ज़्यादा इजी है ना एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले के, तो ये ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ आत्मकथ्य से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें कवि ने अपनी आत्मकथा को आधार बनाकर जीवन के यथार्थ और अभावों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि मेरा मन रूपी भौरा अपनी मधुर गुंजार से अपने जीवन की न जाने कौन सी कहानी कह जाता है और आज अनेक पत्तियां जो है मुरझाकर गिरती हुई देखी जा सकती हैं। आज इस गहरे तथा अंतहीन विस्तृत साहित्य रूपी आकाश में असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास अंकित है। वे सब अपनी आत्मकथा लिखकर निंदनीय तरीके से अपना उपहास करते रहते हैं। मतलब आत्मकथा लिखने से क्या होता है, लोग उन्हीं की चीज़ों को देख करके हंसते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट आपको 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको एक गद्यांश मिलेगा, जो आपका पठित गद्यांश होगा वही मिलेगा। वहां पर भी आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना है और उसके साथ उसकी व्याख्या करनी है। बट मैंने यह क्वेश्चन आपके लिए नहीं किया है क्योंकि इसको आपको खुद से अपने आप करना है, तो मैं आपको सिर्फ बता दूंगी इसे आप कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संदर्भ के कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है वो आप लिखेंगे। उसके बाद प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में आप लिखेंगे कि भाई बाल गोविंद भगत में यहाँ पर क्या बताया गया है। उन्होंने बताया है कि जो वो अपनी भक्ति में इतने ज़्यादा लीन थे और वो इतने ज़्यादा आध्यात्मिक थे कि वो उनके पुत्र के मरने पर भी उन्होंने इस चीज़ को क्या बताया है, इसको ये बताया है कि ये मनुष्य का एक जीवन है जहाँ पर जीवन मरण जो है चलता रहता है। हमको कभी भी इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए कि हमें किसी चीज़ से मन लगाना चाहिए। तो आप इसमें ये प्रसंग लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, इकलौता बेटा था और वो क्या था, सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी प्रकार बाल गोविंद भगत जो है उसे और भी मानते थे। उनकी समझ से ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रसंग लिखना चाहो तो दूसरा ये लिख सकते हो, जो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट लगेगा, कि यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने ऐसे व्यक्तियों के लिए प्यार और परवाह दिखाई है जो क्या होते हैं, थोड़े बोधे से हों। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेम और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, वो चीज़ इसमें बताइए। अब आपको जब व्याख्या करनी है तो व्याख्या करते समय क्या लिखोगे कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा संगीत साधना में बहुत ज़्यादा लीन रहते थे और उनका सोचना था कि जो बच्चे क्या होते हैं, जो बच्चे खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं, उन्हें हमें प्रेम के साथ और उनकी परवाह करके, उनकी देखभाल करके उनको और ज़्यादा प्यार देना चाहिए क्योंकि उनका पुत्र भी कैसा था, थोड़ा बोधा सा और सुस्त सा था और जिनको वो बहुत ज़्यादा मानते भी थे और उनके साथ वो बहुत ही प्रेम के साथ रहते थे। तो इस तरह से आप इसको डिटेल में लिखोगे। नेक्स्ट वाला जो है वो बिस्मिल्लाह खां वाले चैप्टर से है, तो यहाँ पर भी आप बता देंगे क्या है। पहले आप पढ़ लेना अच्छे से कि काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। तो आप इसके लिए अगर प्रसंग अगर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में काशी के प्रति बिस्मिल्लाह खां का जो अपार श्रद्धा है उसे व्यक्त किया गया है, इतना लिख देना आप। अब इसमें आप इसका जो व्याख्या करोगे वो आप इसको देख करके अपने शब्दों में सिंपल लिखना है कि काशी में जो है संगीत आयोजन की एक परंपरा है और हर वर्ष वहाँ पर हुआ करता था और कई वर्षों से संकट मोचन में वो जाते भी थे और जो कि दक्षिण लंका में स्थित था और हनुमान जयंती पर वहाँ पर 5 दिनों के लिए शास्त्रीय गायन वादन होता था। और बिस्मिल्लाह खां जो कि मुस्लिम धर्म के होते हुए भी वो इस संगीत को, इस मजहब को, अपने मजहब के साथ साथ वो इस काशी के जो ये परंपरा है इसको भी वो निभाते थे और बहुत ही ज़्यादा उनका अपार विश्वास था किसके प्रति, काशी विश्वनाथ के प्रति। तो इस तरह से आप व्याख्या कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, कितने मार्क्स का है ये, 3 मार्क्स का है। बहुत अच्छे से आपको करना है, संदर्भ प्रसंग, उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, मीठी बोली का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो अनुच्छेद में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुच्छेद कैसे लिखना है, कितने पेजेस का लिखना है। तो आपको कम से कम 1 पेज तो लिखना ही है, ज़्यादा लिखे तो ठीक है बट 1 तो आपको लिखना ही है। और 3 विशेषताएं बतानी है आदर्श विज्ञापन के लिए, तो 3 विशेषताएं बता दो या फिर अनुच्छेद लिख दो। तो मीठी बोली का महत्व क्या होता है उस पर आप आराम से लिख सकते हो अनुच्छेद। तो मीठी बोली के लिए ये रहा, इतना तो आपको लिखना ही है। मीठी बोली का बहुत महत्व होता है, हमारी वाणी की मधुरता हृदय द्वार को खोलने की कुंजी होती है। मीठा बोल करके हम ना होने वाली चीज़ों को भी कई बार करवा देते हैं, हमारे बोलने भर से ही काफ़ी चीज़ें सही हो जाती है। तो कहते हैं कि बोलना बहुत ज़रूरी है और अपनी बात को सही तरीके से बोलना, प्यार से बोलना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई काम नहीं करना है, आप अगर गुस्से में चिल्ला के बोल देते हो अरे मुझे नहीं करना, तो बात तो खराब हो ही रही है। लेकिन उसी काम को आपको नहीं कहना है, लेकिन आप आराम से कहेंगे कि अभी तो मैं बिजी हूँ, देखती हूँ अगर हो जाएगा तो कर दूंगी, नहीं तो फिर सॉरी यार ना। आपने ऐसे बोला तो कौन सा वाला सही लगा, लास्ट वाला सही लगा। मना तो आपने उसमें भी किया है लेकिन पहले वाले में आपने बहुत गलत तरीके से बोला है। तो वाणी मीठी होनी चाहिए और उसी से आपके बहुत सारे काम जो है वो भी होते हैं, प्लस आप किसी के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाकर भी चलते हैं ताकि आगे फिर कभी वो आपको कुछ बोल पाए, कह पाए, उसकी भी हमारे पास क्या बोलते हैं,
एक वैल्यू रहती है, स्थिति रहती है कि हाँ भाई आगे भी कोई बोलेगा। अगर आप किसी को पहले से गंदे तरीके से बोल दोगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपको बोलेगा ही नहीं, लेकिन हाँ आपने प्यार से मना किया होगा तो शायद वो फिर कभी फिर आपसे कुछ कह भी सके। तो मीठी बोली का बहुत महत्व होता है। हमारी वाणी की मधुरता हृदय द्वार को खोलने की कुंजी होती है। यदि हम एक ही बात मीठी बोली का बहुत महत्व को कठोरता के साथ कहते हैं और फिर उसी बात को हम मधुरता के साथ कहते हैं तो दोनों में बहुत अंतर होता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। वार्तालाप में शिष्टता मानव को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उस व्यक्ति की सफलता के लिए रास्ता आसान व सफल कर देता है। कटु बोली आदमी को रुष्ट कर देती है और उस उल्टा मधुर वाणी दूसरे को प्रसन्न कर देती है। अगर हम मधुर वाणी रखते हैं तो हम दूसरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं। हम मीठा बोलते हैं तो सामने वाला हमसे बार बार बात करने में भी रहता है, और वहीं पर अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श होकर के किसी को बहुत गंदे तरीके से बोलते हो तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे बात करने से भी कतराएगा कि यार इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तो बहुत रूड टाइप का है, बोलते ना ऐसे, वही है। मीठी बोली बोलने से सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा की भावना खत्म हो जाती है। अगर हम मीठा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, हम गुस्सा वुस्सा नहीं करते हैं। इसके साथ ही सुख और तन को शीतलता भी प्रदान होती है। मीठी बोली बोलने से लोग हमसे प्रसन्न और प्रभावित भी होते हैं। मीठी बोली बोलने से हम किसी को दुख भी नहीं पहुंचाते हैं और सभी के मन को क्या कर लेते हैं, मोह लेते हैं। तो मीठी बोली बोलनी चाहिए, ठीक है, कड़वा कड़वा नहीं बोलना चाहिए, प्यार से आराम से बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विज्ञापन के बारे में विशेषता तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही डाल दिए, 3 बोलिए आप, 4-5 जो भी आपको सही लगे। तो विज्ञापन क्या होता है, जनता के सामने देने वाला एक सार्वजनिक रूप से संदेश होता है, तो वो देना है। विज्ञापन क्या होना चाहिए, व्यापक संदेश पहुंचाने का एक व्यापक माध्यम होता है। इसके द्वारा हम संदेश को बार बार दोहराया जाता है। विज्ञापन के द्वारा एक संदेश को विभिन्न प्रकार के रंगों, चित्रों, वाक्यों, शब्दों, लाइट से सुसज्जित करके संदेश जो है वो जनता तक पहुंचाए जाते हैं और जो ग्राहकों को स्पष्ट और विस्तृत जानकारी भी देता है। विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत होता है, मतलब पर्सनली एक व्यक्ति के लिए विज्ञापन नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है, सभी के लिए होता है। कभी कोई एक आमने सामने विज्ञापन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ आपको विज्ञापन करवा रहा हूँ, ये देखो ये मेरा विज्ञापन है, नहीं। एडवर्टाइजमेंट सभी के लिए होता है, सार्वजनिक होता है, व्यक्तिगत फेस टू फेस नहीं होता है। विज्ञापन मौखिक, लिखित, दृश्य और अदृश्य सभी प्रकार से हो सकता है। मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है। मौखिक मतलब आप फोन पे किसी को बता रहे हो भाई हाँ भाई, या फिर टीवी पे आ रहा है दिखने में, या फिर एक जो रेडियो होता है FM होता है वहाँ पर भी विज्ञापन आते हैं तो वो मौखिक हो जाते हैं। तो इस तरह से दृश्य अदृश्य सभी तरह से हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है निम्नलिखित अपठित काव्यांश। अब ये अपठित है, इस अपठित काव्यांश या गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आई थिंक आप अपठित पद्यांश को ना लेकर के आप अपठित गद्यांश को ज्यादा चूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको समझना होता है, फिर उसके अर्थ को बताना होता है, ठीक है। तो हम दोनों ही देख लेते हैं। श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब अशंक रहते अभाव से, सब इच्छित सुख पाते। राजा प्रजा नहीं होता कुछ, होते मात्र मनुज ही, भाग्य लेख होता न मनुज का, होता कर्मठ भुज ही। उपयुक्त काव्यांश का आपको उपयुक्त शीर्षक बताना है। राजा प्रजा नहीं होता से कवि का क्या आशय है वो आपको बताना है, या उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ क्या है वो आपको बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन ही आपको करने हैं। 4 मार्क्स का ये आपका अपठित गद्यांश है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो पहले आप इसको पढ़ो और खुद से अंडरस्टैंड करो कि क्या है। श्रम होता सबसे अमूल्य धन, मतलब श्रम जो होता है वो सबसे अमूल्य धन होता है, ठीक है। तो मुझे यही सही लग रहा है, श्रम अमूल्य धन, ठीक है, यही लिख देते हैं इसका। सब जन खूब कमाते, सारे लोग जो हैं वो इसको जितना ज़्यादा श्रम करेंगे उतना ज़्यादा वो इस श्रम को कमाते हैं। सब अशंक रहते अभाव से, सब इच्छित सुख पाते। सब जो हैं अगर श्रम करते हैं तो शंका नहीं रहती है, ठीक है, और इच्छित सुख पाते हैं, जैसा उनको सुख चाहिए वैसा पाते हैं। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज हैं। राजा प्रजा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि राजा प्रजा है। जो जितना ज़्यादा श्रम करता है वो अधिक ज़्यादा उतना ज़्यादा सुख पाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि राजा करेगा तो उसका श्रम का अलग होगा, प्रजा का कुछ अलग होगा। राजा प्रजा जो भी श्रम करता है सभी के लिए श्रम जो है आवश्यक है। श्रम करने से ही आप उन्नति की ओर बढ़ते हैं। भाग्य लेख होता न मनुज का, होता कर्मठ भुज है। भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है, जो आप कार्य करते हैं वही आपका कर्म कहलाता है। होता ना, अरे यार मेरे भाग्य में तो ये लिखा ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा लक होता है, बट अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो फिर उसका फल कैसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों के एग्जाम है,
अगर आप ये बोलो कि यार मेरे भाग्य में तो पास होना लिखा ही नहीं है, तो फिर कैसे पास होगे? आप पढ़ोगे, पढ़ के मेहनत करोगे तो हो सकता है आप फेल हो जाओ, लेकिन आपने मेहनत तो की, आपने कर्म किया। हाँ, आप पहले 100 में से 0 मार्क्स आ जाता, आपके 5 मार्क्स आते थे, लेकिन अब 100 में से जस्ट 30 आए यार, पास होने से थोड़ा सा रह गया। तो आपने कर्म तो किया ना, वो आगे आपका लक है कि वो थोड़ा सा लक काम आता है, बाकी आपकी मेहनत होती है। मेहनत करोगे तो हो सकता है उस टाइम आप पास नहीं हो पाओ, लेकिन वो चीज़ मेहनत आपको लाइफ में कभी आगे और काम आएगी, या नेक्स्ट आप जब भी अटेम्प्ट करोगे तो वो जो किया हुआ जो काम है, जो श्रम है, वो आपको आगे प्रोसेस करवाएगा। तो ये चीज़ होती है। इस चीज़ को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे तो भाग्य में ही लिखा है। लक भी मैं मानती हूँ लक होता है, बट इतना नहीं होता है। तो इसमें ये बोला है कि भाग्य लेख नहीं होता, भाई मनुष्य के भाग्य में कुछ लिखा है वैसा कुछ नहीं होता है। जो भी होता है वो क्या होता है, हमारे हाथों का बल होता है कि हम श्रम करके कितना कर सकते हैं, वो होता है। तो इसमें उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक अगर हम लिखे तो क्या लिखे? श्रम एक अमूल्य धन, है ना? मुझे तो यही समझ में आ रहा है अभी तो। नेक्स्ट, राजा प्रजा नहीं होता कुछ है, ऐसे कवि का क्या आशय? तो भाई यार इसका लिख देना कि राजा प्रजा कुछ नहीं होता है। इसका अर्थ यही है कि श्रम करना ऐसा नहीं है कि राजा प्रजा के अनुसार होता है। श्रम हर एक चीज कर सकता है, इसके लिए कोई मनुष्य, मतलब ऐसा नहीं है कि श्रम सिर्फ मनुष्य करेंगे। इस जो भी श्रम करता है वो सभी करते हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सभी को श्रम करना होता है। क्योंकि अगर एक राजा होगा तो राजा का श्रम कुछ अलग तरह का होगा, एक नॉर्मल प्रजा होगी उसका श्रम कुछ अलग तरीके का होगा। तो श्रम जो है वो सभी के लिए होता है। तो इसका आशय मैं यहाँ लिख देती हूँ, राजा हो चाहे प्रजा हो, सभी मनुष्यों को श्रम करना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ। तो भावार्थ मैंने बता ही दिया कि श्रम जो है एक अमूल्य धन होता है। श्रम जो है सभी के लिए समान होता है, चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो, सभी को श्रम करना होता है। भाग्य लेख कुछ नहीं होता है मनुष्य का। श्रम जो है वही आपकी भुजाओं का जो बल है, वही मेहनत ही आपके लिए आपका आगे कार्य करता है। भाग्य लेख एक मनुष्य के भाग्य के लिए ये सभी कुछ भी अमूल्य नहीं होता, या ये सभी महत्व नहीं रखता है। महत्व क्या रखता है? आपका श्रम महत्व रखता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आपको अथवा में चॉइस दे रखी है जो कि गद्यांश दे रखा है, आप गद्यांश भी कर सकते हो। दोनों में से आपको जो ईजी लगता है आप उसे करेंगे। क्या दे रखा है? कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, संदेह होने लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे या नहीं। कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है। इससे मन में निराशा का भाव जागृत होता है। निराशा से प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है। आशा उत्साहित करती है। निराशा का भाव अकेले नहीं आता, उसके साथ हीनता का भाव भी जन्म लेता है। असुरक्षा का भाव आता है और तनावों का बवंडर आ जाता है। मन उत्साहहीन हो जाता है। मन में निराशा को नहीं आशा को बसना चाहिए। जो लोग जीवन में आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थितियों में लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का अगर उपयुक्त शीर्षक अगर आपको लिखना है, उपयुक्त गद्यांश का अगर आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? तो लक्ष्य से रिलेटेड लग रहा है मुझे तो लक्ष्य प्राप्ति का ऐसा कुछ लिखेंगे, देखेंगे। निराशा का भाव क्यों जागृत होता है वो बताना है, और उपयुक्त गद्यांश का आपको सारांश लिखना है, मतलब आपको इसका बेसिकली बताना है कि एग्जैक्टली क्या है। तो आप क्या करना, ये तो बहुत सिंपल है, आप इजीली इसको कर सकते हो। भाई उपयुक्त गद्यांश का अगर उपयुक्त शीर्षक अगर हम बात करें तो इसका शीर्षक लिख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिख सकते हैं लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति में असफलताएं। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति में क्या क्या असफलताएं होती है तो वो लिख देना। लक्ष्य प्राप्ति भी लिख सकते हो, या लक्ष्य प्राप्ति में असफलताएं, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, निराशा का भाव क्यों जागृत होता है? तो निराशा का भाव इसलिए जागृत होता है कि यहाँ से लिखना
कई बार लक्ष्य के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है, इससे मन में निराशा का भाव जागृत हो जाता है। ठीक है, ये रहा। तो यहां से ये हो गया सेकंड का आंसर, ये लगा देना यहां पर। किधर गया? नेक्स्ट है निराशा का भाव हो गया। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का सारांश। तो सारांश लिख देना सिंपल सा कि लक्ष्य प्राप्ति जो है वो बहुत, लक्ष्य प्राप्ति करने में कई बार हमारे को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अगर हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है तो उससे हम उत्साहित नहीं रहते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, हीनता का भाव आता है, असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। और जो लोग निराशा हमें अपने मन में निराशा नहीं बसने देना चाहिए, और इसके लिए हमको आशावादी रहना चाहिए ताकि हम विपरीत परिस्थितियों में भी क्या कर सके, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इससे आपको एक और भी उपयुक्त गद्यांश मिल सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में लक्ष्य की प्राप्ति, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या लक्ष्य प्राप्ति भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लक्ष्य प्राप्ति भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। और दूसरा है प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक करना है, 4 मार्क्स का है। देखते हैं। सबसे पहले अगर आप नगर पालिका को लिख रहे हैं तो आवेदन पत्र लिखेंगे, भी गंदगी वंदगी है तो उसके लिए आप एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद दिनांक लिख देंगे। सेवा में श्रीमान प्रशासक महोदय, नगर निगम भोपाल। विषय वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि दौलतगंज की गलियों में नियमानुसार दवाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप है। फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों में बीमारी फैलने का भय हो रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था करने और कीटनाशक दवाई के छिड़काव करने का शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके लिए हम आप सबके आभारी रहेंगे। भवदीय, जो भी आपका नाम हो, क्योंकि इसमें नाम गिवन नहीं है, आप मन से लिख देना, अपना एड्रेस लिख देना और इस तरह से आप पत्र को लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें आप भाई को बता रहे हो। तो शर्मा निवास, जो भी आपका एड्रेस है वो लिखेंगे, शिमला, दिनांक और प्रिय छोटे भाई अमित। आशा करता हूं कि तू ठीक होगा। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें प्रातःकालीन सैर के लाभों के बारे में समझाना चाहता हूं। प्रातःकालीन सैर पर जाया करो, इससे तुम्हारी सुबह और सारा दिन जो है अच्छा रहेगा, मन दिमाग स्वस्थ रहेगा। सुबह सुबह की ताज़ा हवा हमारे शरीर को ठीक रखती है। हरी हरी घास में नंगे पैर घूमने पर आंखों की रोशनी जो है वो बढ़ती है। बोलते हैं ना कोई सब, शुद्ध हवा में सांस लेने से दिमाग भी तेज होता है। प्रातःकालीन की सैर करने से आपके शरीर के पाचन तंत्र को भी बहुत फायदा होता है। प्रातःकालीन की सैर करने से शरीर की हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं तथा साथ ही साथ शरीर के जोड़ों और मांसपेशियों की में भी क्या होती है, नई ऊर्जा मिलती है। आशा करता हूं कि तुम मेरी बातों को ध्यान में रखोगे और अपना ध्यान रखोगे। तुम्हारे पत्र का मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारा बड़ा भाई, जो भी नाम हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक करना है, दोनों ही हमने देख लिए। नेक्स्ट आता है आपका निबंध, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर निबंध मैंने ऑलमोस्ट सारे ही करवाए हैं, एक नहीं करवाया शायद, बाकी तो मैंने सारे ही आपको करवा दिए हैं। तो किसी एक विषय पर आपको बताना है, तो एक तो पहला दे रखा है विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, दूसरा दे रखा है पर्यावरण प्रदूषण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका, तीसरा है आपका स्वच्छ भारत अभियान, चौथा है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव और पांचवा है जल संरक्षण। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको मिल जाएगा, आप सीधा सीधा आपको डायरेक्ट ये निबंध मिल जाएगा, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। बाकी क्या आप देख लेते हैं। सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान का देखें तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है कि स्वच्छता हमसे हमेशा से ही मानव जीवन का अभिन्न अंग रही है। साफ सफाई के साथ रहना सभी को अच्छा लगता है। प्रस्तावना में आपको बेसिकली उस पॉइंट की रूपरेखा बनानी होती है कि जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। एक स्वस्थ मानव जीवन हेतु जितना जरूरी शरीर और घर का स्वच्छ होना है, उतना ही जरूरी है घर के आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होना। इसी को ध्यान में रखते हुए देश में सबसे बड़ा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश की सरकार द्वारा चलाया जा रहा साफ सफाई से जुड़ा हुआ एक महाअभियान है। आपने पहले प्रस्तावना में इस अभियान के बारे में बताया। अब अभियान का आगाज कब हुआ, किस तरह से हुआ, उसके बारे में है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की 145वीं जन्म तिथि पर की गई थी। गांधी जी ने हमेशा से ही एक स्वच्छ भारत का सपना देखा था और उन्हीं के इसी सपने को साकार करने हेतु इस अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि आजकल हो भी रहा है। गाना मिलता है ना, स्वच्छ भारत का इरादा, वो तो याद ही हो गया, एक गाड़ी वाला आया,
अभियान का उद्देश्य क्या है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान का उद्देश्य भारत के हर एक गांव और हर एक शहर को स्वच्छ बनाना है। इसके अंतर्गत देश के हर गांव और शहर में सड़कों से लेकर शौचालय तक का निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता क्यों है? भाई आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत के हर नगर, हर शहर, हर गांव, सड़क, गली को साफ सुथरा बनाया जाएगा। इससे हमारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा और वातावरण शुद्ध होने से बीमारियां कम फैलेगी और लोग बीमार कम होंगे, तो उससे देश का विकास होगा, देश का तेजी से विकास होगा। और इस अभियान से हमारा देश क्या हो जाएगा? भारत जो है वो साफ सुथरा बनेगा और देश में खुशहाली आएगी और लोग भी खुश रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव क्या पड़ेगा भाई? दौरान क्या है, बड़े ही जोरों शोरों से साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान के साथ बड़ी बड़ी हस्तियों को जोड़ा जा रहा है, आम जनता को जोड़ा गया है। कहीं भी गंदगी होने की खबर मिलती है तो तुरंत कर्मचारी भेज करके वहां पे सफाई की जाती है। बीच में तो कितना होता था, बहुत ज्यादा होता था। उपसंहार में बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन और अभियान की भारतीय जनता में साफ सफाई और स्वास्थ्यपूर्ण आदतों में जागरूकता फैली हुई, इसी से जीवन के स्तर में भी सुधार आया और इस अभियान का जनता पर इतना असर हुआ है कि देश का हर व्यक्ति इसमें भाग लेने लगा है, जिससे देश की पहले की तुलना में अधिक साफ सफाई। और बिल्कुल मैंने भी ये देखा है, अब जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के लिए बढ़ता जा रहा है और लोग भी जो हैं इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये चीज़ मैं खुद भी अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ कि पहले क्या होता था, कुछ भी खाया, रैपर जो है हमने यूं ही कहीं फेंक दिया, लेकिन अब मैं तब तक उसे नहीं फेंकती हूँ जब तक मुझे कहीं डस्टबिन नहीं दिखता है। मैं तब तक उसको हाथ में ही पकड़े रहती हूँ या पर्स में डाल देती हूँ, लेकिन मैं कहीं भी ऐसे नहीं फेंकती हूँ। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, तो ऐसे कुछ लोगों में चेंजेस आएगा, उनको देख करके बाकी लोगों में चेंजेस आएगा, तो बिल्कुल हमारा देश भी स्वच्छ बनेगा। यदि हम भारतीय नागरिक ऐसे ही प्रयत्न करते रहे तो एक स्वच्छ भारत का स्वप्न जो हमने देखा है वे अवश्य ही साकार होगा। स्वच्छ भारत अभियान का ये सपना तभी सच हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है? विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व। नैतिक मतलब कि बेसिक मॉरल वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में। तो शिक्षा का प्रसार, नैतिक शिक्षा का स्वरूप, नैतिक शिक्षा का समायोजन। तो प्रत्येक राष्ट्र में की सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति वहां की शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती है। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और वर्तमान में कला, वाणिज्य और विज्ञान, चिकित्सा आदि अनेक विषयों के विभिन्न संवर्गों में शिक्षा का गुणात्मक प्रसार हो रहा है। फिर भी एक कमी यह है कि यहाँ नैतिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे युवा पीढ़ी संस्कारहीन और कोरी भौतिकतावादी बन रही है। नैतिक शिक्षा का स्वरूप, प्राचीन भारत में विद्याश्रमों में चारित्रिक उत्कर्ष के लिए नैतिक शिक्षा जो है उस पर ज्यादा बल दिया जाता था। उस समय विद्यार्थियों में नैतिक आदर्शों को अपनाने की होड़ लगी रहती थी, लेकिन भारत सैकड़ों वर्षों तक पराधीन रहा, जिससे शिक्षा का स्वरूप, चरित्र निर्माण जो है न होकर के क्या हो गया है, अर्थोपार्जन रह गए। मतलब जिससे हमको कुछ मिले वही चीज हम देख करके करते हैं, कुछ चीज सीखने के लिए नहीं करते हैं। इस कारण यहाँ नैतिक शिक्षा का क्या हो गया है, हास हो गया है। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, परोपकार, समाज सेवा, उदारता, सद्भावना, मानवीय संवेदना, उदात्त आचरण, ये सभी का क्या होने लगा है, अभाव होने लगा है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, नैतिक शिक्षा का भी हास होता जा रहा है। नैतिक शिक्षा का समायोजन, हमारे मनीषियों ने वर्तमान शिक्षा पद्धति के गुण दोषों का चिंतन कर नैतिक शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया है और फलस्वरूप प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा स्तर तक नैतिक शिक्षा का समायोजन किया जाने लगा है और प्राचीन नीति शास्त्र से संबंधित आख्यानों, कथाओं और ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्रों आदि के आधार पर बनाया गया नैतिक शिक्षा का पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, जिससे कि विद्यार्थी जीवन में आचरण की पाठशाला और विद्यार्थी जैसे कि है उनको शिक्षा मिले, संस्कार मिले, आगे चल करके वे वैसे नागरिक बने। तो नैतिक शिक्षा जो है वो उसकी हमारी बुक चलती है। इससे हमको हमारे महापुरुषों के बारे में, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, कौन कौन से क्या क्या थे, क्या क्या पर्व बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता चली, वो नैतिक शिक्षा से ही पता चली। नैतिक शिक्षा की उपयोगिता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जो हैं अपने जीवन में नैतिक शिक्षा को अपनाएं, विद्यार्थी जो हैं वो नैतिक शिक्षा को समझें, सही क्या होता है, गलत क्या होता है वो उन्हें पता चले। तो इसी के लिए होता है, इससे क्या होता है, चरित्र, व्यक्तित्व भी सुंदर निर्माण होता है और इससे भविष्य भी उज्जवल होता है। देश में उच्च आदर्शों, श्रेष्ठ परंपराओं, नैतिक मूल्यों की स्थापना भी तभी हो पाती है। अतः उज्जवल जीवन निर्माण के लिए हमें नैतिक शिक्षा को विशेष उपयोगिता देनी चाहिए। उपसंहार की बात करें तो नैतिक शिक्षा मानव व्यक्ति के उत्कर्ष का और सांस्कृतिक जीवन का, समाज हित का प्रमुख साधन है। वैसे भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता, प्रमाद, लोलुपता, छल कपट, अहिष्णुता, ये सब कम हो जाता है। और ये बेसिकली उपसंहार में हम सामने वाले को बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ये सब हम उपसंहार में लिखते हैं। बाकी आप देख लेना, पर्यावरण प्रदूषण भर भर के लिख सकते हैं उसमें, है ना। उसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, जल संरक्षण। जल संरक्षण करना चाहिए, जल ही जीवन है, वो सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। और यहीं पर ही हमारा
ये मॉडल पेपर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल गई होगी मेरे से कि किस तरह से क्वेश्चन करने। तो आपको बहुत अच्छा लिटरेचर करना है, क्योंकि लिटरेचर से रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं। साहित्य वाला जो है वो पार्ट आपको अच्छे से करना है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। ग्रामर में जो बात करें तो वहाँ पर आपको परिभाषाओं के साथ उदाहरण जो है उनको अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से आपको डिटेल में क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कि अलंकार पूछा गया है, आपको अलंकार की परिभाषा प्लस उसका उदाहरण पूछा गया। तो जैसा आपका क्वेश्चन है आपको तैयारी भी वैसी ही करनी है, ठीक है। तो एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी पढ़ रहे हैं वो डिटेल वाला पढ़ेंगे, परिभाषा विद उसका उदाहरण। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर क्या, मिलेंगे हम नेक्स्ट एक मॉडल पेपर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।